हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में विद्युत बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं को डिफाइन करने के लिए इसके पूर्व वीडियोज में आपको परीक्षण आवेश के बारे में बताया गया था। यहाँ पर आपको परीक्षण आवेश को थोड़ा मनन करना होगा। परीक्षण आवेश के सहारे हम विद्युत बल रेखाओं को अच्छी प्रकार से डिफाइन कर पाते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं वास्तव में होती क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं ऐसा खुला काल्पनिक वक्र होती हैं जिनमें एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सके। विद्युत बल रेखाएं ऐसा खुला काल्पनिक वक्र होती हैं जिनमें एकांक धनावेश, जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, वह स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सके। इन्हें कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। वास्तव में ये काल्पनिक होती हैं, ये वास्तविक नहीं होती हैं। तो अब इसके बाद नंबर आता है कि भाई विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये तो ठीक है, एकांक धनावेश से हमने इसको डिफाइन किया, ये बात भी ठीक है। लेकिन वास्तव में विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को जाती हैं, और जो वस्तु है, कोई भी बॉडी है, तो धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो उनके संदर्भ में विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, कैसे होती हैं, किस तरह से निकलती हैं। कुछ अलग अलग यदि आवेश हैं, अलग अलग आवेशों से यदि आवेशित वस्तु है, तो उनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं में कोई थोड़ा अंतर होना चाहिए, और क्या इसका क्या औचित्य है, ये बात हमें अब समझना है। तो यह मुख्य रूप से जानकारी के लिए यह जानिए कि आवेशित वस्तुएं दो तरह से हो सकती हैं, या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित। सीधी सीधी बात है, दो प्रकार की आवेश आप जानते हैं, धनावेश, ऋणावेश। तो वस्तुएं भी इसी या इन्हीं आवेशों से आवेशित होंगी, या तो धनावेशित वस्तुएं और या तो ऋणावेशित वस्तुएं। तो जो धनावेशित वस्तुएं हैं वो, उसके लिए मैंने ये एक संकेत बना दिया, और जो ऋणावेशित वस्तुएं हैं उनके लिए मैंने एक संकेत बना दिया। ये दोनों अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। तो धनावेशित जो वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो धनावेश होता है, ऐसा मान सकते हैं, तो उससे बल रेखाएं निकलना प्रारंभ होती हैं, और उससे निकल के और ये अनंत तक जाती हैं। ऐसे धनावेशित वस्तुओं से बल रेखाएं निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो ये तो ठीक बात हुई। अब ये निकलती कैसे हैं? कोई भी धनावेशित वस्तु होती है तो उसके पृष्ठ से ये बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं। उसके पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं। उसके पृष्ठ में कहीं भी लंब खींचा जाए तो उस लंब के अनुदिश निकलती है। जैसे थोड़ी देर के लिए इस डस्टर को देखिए, यदि ये धनावेशित है तो इससे ये बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? लंबवत। ये इसका पृष्ठ हुआ, इस पृष्ठ से कैसे निकलेगी? लंबवत। यहां से कैसे निकलेगी? इस पृष्ठ से लंबवत। अब जितनी भी निकलना है उनको लंबवत निकलेंगी। फिर इस तरफ से कैसे निकलेंगी? इधर को ऐसे लंबवत। तो इस तरह से किसी भी आवेशित वस्तु से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो लंबवत निकलती हैं। धनावेशित में लंबवत अभी आपने सुना। अब ऋणावेशित के लिए सुनिए। ऋणावेशित वस्तुओं में अनंत से विद्युत बल रेखाएं और ऋणावेशित वस्तु तक आती हैं। ऐसे अनंत से और ऋणावेशित वस्तु तक आती हैं, अर्थात धनावेशित का बिल्कुल उल्टा, लेकिन रहती लंब के अनुदिश ही है। तो इस तरह से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से बाहर की ओर अनंत तक निकलती हैं, धनावेशित वस्तु से बाहर अनंत तक, और ऋणावेशित वस्तु में अनंत से और ऋणावेशित वस्तु तक। अब जो हमारी परिभाषा है कि विद्युत बल रेखाएं ऐसा काल्पनिक वक्र होती हैं कि जिनमें एकांक धनावेश गमन कर सके, थोड़ा सा इसको भी समझना आवश्यक है। तो इसके लिए यदि हम
थोड़ी देर के लिए एक धनावेशित वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु पास पास रख दें, तो अभी हमने सुना था कि ये वस्तुएं धनावेश से निकलना प्रारंभ होती हैं, ऋणावेशित वस्तु में आती हैं। तो यदि इनके बीच में हम कोई दीवार नहीं रखते और धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुएं पास पास होती हैं, तो ये वस्तुएं, इन वस्तुओं में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाती हैं। तो क्या कहला गया, यहां से शुरू हुई और इसमें आई जब ये पास पास होते हैं। अब जो हमारी परिभाषा है उस पर गौर करें कि धनावेशित वस्तुएं ऐसा काल्पनिक खुला वक्र होती है जिनमें एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सके। अब वास्तव में ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा कैसे इसे डिफाइन किया गया, डेफिनेशन कैसे बनी, तो आइए इसे भी समझते हैं। देखिए, आप कल्पना कीजिए कि ये एकांक धनावेश है, परीक्षण आवेश, यह एकांक धनावेश है, परीक्षण आवेश है। यदि आप इस धनावेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी इसको आपने रखा ऐसे, और इसका विद्युत क्षेत्र भी, इन दोनों के विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने इस एकांक धनावेश को ऐसे रखा, तो क्या होगा, यह धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा और यह ऋणावेशित वस्तु इसको आकर्षित करेगी। इसके बाद इन दोनों बलों का परिणाम एक बल होगा जो ऐसे होगा। तो ये और ये F1 और F2 ये दोनों अलग अलग दिशाओं में लगेंगे और इन दोनों का परिणाम ये हुआ। तो इसी तरह से प्रत्येक बिंदु पर आप अलग अलग बिंदुओं पर रखें इसको और उन सबको मिलाएं तो एक ऐसा ही मार्ग बनेगा। इसलिए इसे डिफाइन करने के लिए हमने इसका सहारा लिया। फिर और भी देखें, ये खुला वक्र होती है, ये खुला वक्र होती है, मतलब ये वक्र यहां से प्रारंभ हुआ और यहां इसका अंत हो गया, तो ये खुला ही वक्र है। जबकि अभी और बल रेखाएं बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बंद वक्र, लेकिन यदि आप दिशा देखेंगे तब आपको ये बात स्मरण रहेगी और दिमाग में भी आएगी कि ये खुला वक्र। देखिए, इसी तरह की एक ऐसे बना दिया गया, तो यहाँ लग तो रहा है कि बंद है, लेकिन इसकी दिशा देखिए तब पता चलेगा कि ये अलग बल रेखा है और ये अलग बल रेखा है। इसी तरह से और भी बहुत सी बल रेखाएं ऐसे खींची जा सकती हैं और इसे यहाँ से हम हटाएंगे। ये ऐसे आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इन्हें परिभाषित किया हमने। इसके बाद इनके गुण, इनके गुणों में एक गुण इसका सबसे स्पेशल है जिससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना करते हैं कि जो ये बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, उनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये एक गुण है इनका। तो पहले हम इसके लिए भी एक बल रेखा खींच के और इसमें देखते हैं। ये हो गई बल रेखा, एक खींच गई। यहां पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो ये गुण कैसे समझें कि विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये हमें याद तो हो गया, हमने एग्जाम में लिख भी दिया। लेकिन यदि इसे समझ लें तो ये हमारे लाइफ में कंपटीशन इत्यादि के लिए भी काम करेगा। और फर्स्ट टाइम यदि आपने समझ लिया तो फिर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, समझिए कैसे है। इस बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव यहां पर करेगा, इन दोनों के कारण उन्हीं बलों का जो परिणामी होगा वही स्पर्श रेखा होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम यहां पर एकांक धनावेश रख देते हैं।
यह धनावेशित वस्तु किसी एकांक धनावेश पर बल लगाएगी और कुछ ऐसा प्रतिकर्षण बल लगाएगी। इसको अभी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो फिर यह ऋणावेशित वस्तु है। अब ऋणावेशित वस्तु इस पर कैसा बल लगाएगी? क्योंकि ये धनावेश है तो कैसा बल लगाएगी? आकर्षण बल लगाएगी अपनी ओर। तो इसे अपन ने F2 कह दिया। अब F1 बल सदिश राशि होती है, तो ये F1 और F2 ये दोनों सदिश राशियां हैं। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है रेवांक में कि ये दोनों सदिश राशियां हैं और इन दोनों का परिणामी कहां से मिलेगा? यहां से। इसलिए ये परिणामी हुआ, तो ये परिणामी बल हुआ। तो यह पॉइंट इसका एक विशेष गुण जिससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जाम में कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से ये परिणामी बल हुआ। इस तरह से इस बिंदु पर परिणामी बल का तात्पर्य ये है। अर्थात हमने डेफिनेशन भी समझी एकांक धनावेश से, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज से, और ये गुण भी समझ रहे हैं टेस्ट चार्ज से। इसके बाद एक दूसरा और महत्वपूर्ण गुण, बाकी गुण तो आपने जो हाई स्कूल में पढ़े थे वही है, अति साधारण, लेकिन इन्हें थोड़ा सा और देखें। दूसरा गुण है इनका कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं तो ये यहाँ तो प्रतिच्छेद ये नहीं कर रही, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अर्थात इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि कहीं पर आपने ऐसे बनाया तो ये बात गलत है, यह सही नहीं। तो क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती होगी? इसका उत्तर भी यहीं से लेना है। देखिए कैसे। इनके प्रतिच्छेद बिंदु में आइए और इनके दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु में इसके हिसाब से आप स्पर्श रेखा खींचिए। ये हो गई, इसको कोई नाम दे दीजिए 1 और विद्युत बल रेखा 2। तो इसके हिसाब से आपने ये बल रेखा खींची तो इसको कह दीजिए, स्पर्श रेखा खींची तो इसको कह दीजिए S1, और इसके हिसाब से एक स्पर्श रेखा खींची, ये हो गई S2। अब मैं आपको बताऊं कि यदि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो यहां पर ये 2 स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, जबकि अभी हमने एक गुण में समझा है कि किसी भी बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब यदि परिणामी बल को की दिशा को प्रदर्शित करती है तो हम इसको S1 न कह के F1 F2 कहेंगे थोड़ी देर के लिए, समझने की सुविधा होगी। तो चूंकि किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि आप बल रेखा 1 में, विद्युत बल रेखा 1 में देख रहे हैं तो इस बिंदु पर F2 बल मिल रहा है जो कि परिणामी है। अच्छा, अब स्पर्श रेखा 2 में देख रहे हैं कि यहां पर F1 बल मिल रहा है जो कि परिणामी बल है। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 1 वाले में 1 और 2 वाले में 2 रखें, बाकी कुछ भी लिया जा सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो दोनों इन रेखाओं में जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसमें 2 बल मिल रहे हैं, जबकि प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। और कभी भी किसी भी चीज का परिणामी कोई दो चीजें नहीं होती, परिणामी सदैव एक हुआ करता है। इसलिए परिणामी बल यहाँ पर 2 हैं जो कि असंभव है। इस तरह से किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो 2 बलों को प्रदर्शित नहीं कर सकती, यह असंभव है। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इससे यह बात क्लियर होती है। तो विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुणों में कुछ गुण और हैं, जैसे जहां पर ये बल रेखाएं सघन होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ऐसा क्यों होता होगा? जहां पर ये सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। इसके लिए देखिए थोड़ी देर के लिए इनको इस तरह की विद्युत बल रेखाएं ऐसे इनको गौर करें। और इनमें कहीं कहीं पॉइंट लगेंगे,
एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए और बराबर क्षेत्रफल पॉइंटेड करें। एक ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया हो गया और इसको और थोड़ा बड़ा कर लें। मतलब ये एरिया जो है ये सभी बराबर है। मतलब ये तो ये तीनों पॉइंटों के एरिया आप देख रहे हैं, ये तीनों एरिया बराबर हैं, लेकिन इस एरिया में 3 बल रेखाएं हैं, इस एरिया में 2 बल रेखाएं हैं और इसमें केवल एक ही बल रेखा है। यहां पर ये बल रेखाएं जो 3 हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ घनत्व ज्यादा, यहाँ घनत्व कम और यहाँ बल रेखा है और तो इस तरह से यहाँ पर इस एरिया में, इस पॉइंट पर या इस एरिया में चूंकि सघन बल रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ पर बल एकांक धनावेश यदि रखा जाए तो यहाँ पर बल ज्यादा लगेगा और यहाँ पर बल कम लगेगा और एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अतः जिन एरिया में या जिन क्षेत्रों में विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, घनत्व उनका अधिक होता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है अपेक्षाकृत उस एरिया के जहां पर उनका घनत्व कम होता है। विद्युत क्षेत्र का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सामान्यतः अध्ययन की सुविधा के लिए विद्युत क्षेत्र को 2 भागों में 2 प्रकार से परिवर्तित करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र ये कैसे निरूपित किया जाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए ऐसे समांतर लाइनों का यूज करते हैं, तो समांतर लाइनों से इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र के लिए, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए सामान्यतया ऐसे प्रतिच्छेदी टाइप की लाइनें इसका यूज करते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र, ये असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। अच्छा, यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र को यदि डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र को इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके अलग अलग बिंदुओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। यदि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E बोले तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होगी, यहाँ पर भी E ही होगी और यहाँ पर भी E ही होगी। ऐसे विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कह लेते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके अलग अलग बिंदुओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। जैसे ये हमने बिंदु लिए हैं, तो यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नहीं होगी, अतः यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1, यहाँ को E2, यहाँ पर कुछ और अलग होगी, E3 बोल देंगे, यहाँ पर E4 बोल देंगे और यहाँ पर E5 बोल देंगे। इस तरह से अब यहीं पर मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एरो आप देख रहे हैं इसका तात्पर्य क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र बनाया कैसे गया होगा। तो इसे समझिए, कल हमने विद्युत बल रेखाओं को जब समझा था उस दौरान हमने ये समझा था कि जो धनावेश होते हैं, धनावेशित वस्तुएं होती हैं, इससे बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। उस वस्तु के पृष्ठ से लंबवत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और जो ऋणावेश होता है उसके पृष्ठ से लंबवत बल रेखाएं बाहर से यानी अनंत से आती। ये लंबवत आना और लंबवत इससे निकलना, इस पर विशेष ध्यान रखें। जब ये बल रेखाएं आप खींचेंगे तो किसी में भी ऐसे बल रेखा नहीं खींचेंगे कि ऐसे, क्योंकि ये देखिए लंबवत नहीं है, ये धन है, मान लीजिए धनावेशित वस्तु है तो अंदर की ओर एरो बनाएंगे तो ये अंदर अंदर करेंगे तो कहाँ जाएगी, ये केंद्र में नहीं जा रही। अर्थात इस तरह से जल्दीबाजी में कोई बल रेखा न बना दी, कोई मैंने बनाते समय और कहीं पर टेढ़ी हो जाती थी, जो आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा सा उसको मिटाया फिर बनाया ऐसा करके, तो इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद
तो यहां से निकलती है धनावेशित वस्तुओं से बल रेखाएं निकलती है, अनंत तक जाती हैं, और अनंत से ऋणावेशित वस्तुओं तक बल रेखाएं आती हैं। यही बात यहां पर लागू करें तो इनका एरो किधर को है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन बल रेखाओं के लेफ्ट साइड कौन सी आवेश वाली वस्तु होगी और राइट साइड कौन सी आवेश वाली वस्तु होगी। तो ये जाहिर सी बात है कि जब इधर से बल रेखा इधर को जा रही है, अर्थात यहाँ कहीं कोई वस्तु होगी, वो कैसी होनी चाहिए, वो धनावेशित वस्तु होगी। और इधर मान लीजिए इधर थोड़ी देर के लिए ऋण आवेशित वस्तु, तो इस तरह से एक तरफ धनावेशित कर दें और एक तरफ ऋणावेशित वस्तु मान लें, तो ये बल रेखाएं इस तरह से जाएंगी। अब एक समान हमें विद्युत क्षेत्र निर्मित करना है, तो ये जो हमने ये बनाया कि ये जिगजैग इसका एरिया, ये गलत है, इसको गलत मानेंगे। तो फिर सही क्या है, क्यों इसे ऐसे बनाया गया, ताकि आपका दिमाग इसमें हम पॉइंटेड कर सकें। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं, तो इस एरिया को ऐसे होना चाहिए। और इधर वाला एरिया चाहे जैसे हो, लेकिन यहाँ जहाँ से निकलना है और यहाँ पर आना है, यहाँ पर बल रेखाएं इस यहाँ पर ये पृष्ठ ऐसे होना चाहिए, सपाट। इसमें ऐसा नहीं होगा। तो यदि इसके लिए सोचें तो इसके लिए किस तरह का सोच सकते हैं, इसके लिए ऐसा सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर कोई धनावेशित वस्तु होगी। अब इधर कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ का इसका एरिया, इसका पृष्ठ ऐसे होगा, और यहाँ पर ऋणावेशित वस्तु होगी, यहाँ का एरिया इसका कैसा भी हो। तो इसके लिए मतलब इस तरह से यदि समझे तो थोड़ा सा बात दिमाग में रहेगी, आपको कोई एग्जाम में ऐसे फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं। कंपटीशन में ये बातें बहुत मदद करती हैं। तो इस तरह से इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।